डिबेट के नंबर 1 शो दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। संसद भवन के ठीक बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहां से लगातार आज पूरे दिन अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा सदन के भीतर हो रही है उसको लेकर हमने बड़ी कवरेज की है। आपको बता दें, सदन के भीतर इस वक्त भी दंगल जैसी स्थिति बनी हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पक्ष विपक्ष की ओर से मजबूती से अपनी आवाज को रखा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच किसका अविश्वास और किसका विश्वास, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आज सुबह 12 बजे के बाद जैसे ही चर्चा की शुरुआत हुई अविश्वास प्रस्ताव पर, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से गौरव गोगोई ने अपनी बात रखी। मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरने की कोशिश की गई। उनकी ओर से कहा गया कि अविश्वास प्रस्ताव लाना हमारी मजबूरी का हिस्सा बन गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मणिपुर के मुद्दे पर अपनी बात नहीं रखी गई। तो वहीं दूसरी तरफ निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद ने जबरदस्त पलटवार किया और ये कहा कि विपक्षी दलों की आदत बन गई है, दरअसल आपस में ही विश्वास नहीं है, इसी वजह से ये अविश्वास प्रस्ताव आपस में खुद के विश्वास बहाली के लिए लेकर आया गया है। लगातार चर्चा का दौर जारी रहा। आपसे कुछ ही देर पहले किरण रिजिजू की ओर से भी अपनी बात रखी गई है। उनकी ओर से कहा गया कि काम है देश विरोधी और नाम रख लिया है इंडिया। इस तरह से उनकी ओर से कटाक्ष किया गया। मणिपुर के मुद्दे पर भी जबरदस्त पलटवार किया गया, जो सवाल विपक्षी दलों की ओर से पूछे जा रहे थे। महंगाई के मुद्दे से लेकर मणिपुर को लेकर जबरदस्त चर्चा के बीच डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की ओर से भी अपनी बात रखी गई। उन्होंने पीएम से संसद भवन के भीतर आकर अपनी बात रखने की अपील की। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया सुले ने किसानों का मुद्दा उठाया और एनसीपी की ओर से महंगाई के मुद्दे पर सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरने की कोशिश की गई। इन सब के बीच आपको बताते चले, अपने सांसदों को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हर एक प्रवक्ता को, जिनको भीतर बोलना है, उनको सीधा संदेश दिया, ये कहते हुए कि हर बॉल पे आपको चौके छक्कों की बरसात करनी है, क्योंकि यही आपके पास मौका है विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले का। कुल मिलाकर दोनों ही तरफ से जबरदस्त तरीके से वार पलटवार का दौर जारी है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ सीधे विजय चौक से जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवाऊंगे, लेकिन उसके पहले आज कैसे सदन में हंगामे के बीच अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। राहुल गांधी को करनी थी शुरुआत, लेकिन पहले आ गए गौरव गोगोई। उसको लेकर भी बीजेपी के नेताओं ने कैसे तंज कसा, कांग्रेस की ओर से कैसे किया गया है पलटवार, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। सदन में चलाना चाहते हैं, क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर। आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। अविश्वास का प्रस्ताव था, सदन में राहुल थे, मुद्दा मणिपुर था, चर्चा में राहुल थे, सवाल सरकार से होना था और सवालों में भी राहुल। मणिपुर के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा शुरू भी नहीं हुई कि राहुल गांधी पर चर्चा होने लगी। बीजेपी बोली कि राहुल क्यों नहीं बोलते। सर, सुबह जहां तक मैं जानता हूं, सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था, सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया ऐसे? क्या एकदम सुबह सर 10:50 प्रधानमंत्री को कांग्रेस पार्टी ने ऐन वक्त पर राहुल गांधी के बोलने का प्लान टाल दिया, क्योंकि सदन में प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे। फिर कांग्रेस ने सवाल उठाया कि स्पीकर के दफ्तर की बात बाहर कैसे आई। इस पर भी शोर हुआ। क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। थोड़े हंगामे के बाद चर्चा शुरू हुई तो अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले गौरव गोगोई ने मणिपुर में ड्रग्स की बात की, हथियार लूट की बात की, सुरक्षा बलों में अविश्वास की बात की, अदालत के विश्वास की बात की, पीएम की चुप्पी की बात की, महंगाई बेरोजगारी से लेकर किसानों तक की बात की। लेकिन मणिपुर पर चर्चा में भी राहुल ही चर्चा में थे। सर, साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? इसी बात का उजागर राहुल गांधी जी ने इस सदन में किया था जब उन्होंने आपको चेतावनी दी थी कि आप उत्तर पूर्वांचल के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जब अडानी पर इसी सदन में राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन थे।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बाद बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे को मणिपुर पर चर्चा करनी थी, लेकिन उनके पलटवार में भी राहुल ही राहुल थे। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है, गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। कल राहुल जी आए, ऐसा हंगामा हुआ, पूरी दुनिया आ गई। राहुल जी गए ही कब थे? हम लोग भी यहां सारे सांसद बैठे हैं और उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम जो है बजट सेशन में यहां आए थे, मार्च अप्रैल में यहां आए थे ना। राहुल जी थे बजट सेशन में कि नहीं थे ना? इसके बाद हम लोग मानसून सेशन में आए, राहुल जी हैं कि नहीं मानसून सेशन में? राहुल जी गए कहां थे? क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना, अरे जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना। निशिकांत दुबे के बेटे और दामाद वाले बयानों को सुनकर सोनिया गांधी तक हंस पड़ी, लेकिन कांग्रेस सांसद शोर मचाने लगे। वो सदन में मौजूद है, वो ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है, दूसरे को कर रहा है ऑब्जेक्शन। मणिपुर पर बहस आगे बढ़ी तो सत्ता और विपक्ष की ओर से आए ओपनर बैट्समैन ने जो स्कोरिंग की, उसमें विपक्षी दलों ने मणिपुर, महिला, किसान, महंगाई, चीन और नफरत से लेकर अर्थव्यवस्था तक की बात कर डाली। तो सत्ता पक्ष की ओर से अब तक गरीब, विकास, परिवारवाद, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर दांव खेले गए हैं। बहस अभी जारी है, दोनों टीमों की ओर से हाईएस्ट स्कोरिंग की कोशिश है, लेकिन सुबह सुबह हुई बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में पीएम मोदी ने एनडीए का एजेंडा सेट कर दिया है। पीएम ने कहा है कि इस गठबंधन को सदन में जवाब देने का मौका आ गया है। विपक्षी गठबंधन जो तुष्टीकरण और परिवारवाद के लिए बना है, उनके बीच आपस में ही अविश्वास है और उसी की परीक्षा के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। ऐसे में सरकार के पास एकजुट होकर आखिरी गेंद पर छक्का मारने का मौका है। अब 10 तारीख का इंतजार है, जब दोनों टीमों के मैच फिनिशर फील्ड पर उतरेंगे और तब हिसाब होगा कि 2024 की तैयारी में ये जो अविश्वास का मुकाबला हुआ, उसमें किसके लिए क्या सीन बन रहा है। दिल्ली से मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पहले दिन के मैच में एक दूसरे पर जुबानी गुगली जमकर फेंकी गई और यहां पर स्कोर लेने की कोशिश की गई। 10 तारीख तक मुकाबला होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 तारीख को बोलेंगे, लेकिन राहुल गांधी कब बोलेंगे, ये सवाल अभी भी कायम है। बीजेपी की ओर से 15, कांग्रेस की ओर से 9 सांसद और अन्य विपक्षी दलों की ओर से भी तमाम सांसद सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से इन 3 दिनों तक लगातार अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इसके जरिए क्या हासिल हुआ और क्या पीएम मोदी के बयान को लेकर ही अविश्वास प्रस्ताव, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा सीधे विजय चौक से हम करने वाले हैं। तारुफ करवा देती हूं उन मेहमानों से जो इस वक्त यहां पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ माझी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। अखिलेश जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि बीजेपी की ओर से जबरदस्त हमला बोला गया है, ये कहा गया कि दरअसल विपक्षी इंडिया में ही आपस में अविश्वास है, इसीलिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाकर खुद को बचाने की, खुद में विश्वास बहाली की कोशिश की जा रही है विपक्षी दलों की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से। देखिए, ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इसका मुख्य विषयों में एक दो विषय ये भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री और भाजपा का जो लोकतांत्रिक में आस्था नहीं है और लोकतांत्रिक रवैया जो है, व्यवहार जो है, और आज वो फिर एक बार दिखा। अविश्वास प्रस्ताव रखा जा रहा, नेता सदन उसी कैंपस में रहते हुए बीजेपी की बैठक करते हैं और सदन में नहीं आए। ये जो तानाशाही सोच है, इसी सोच से इस देश को बचाना है। कब आप आएंगे सदन में? सदन में रहते हैं पिछले 9 सालों में, अगर मजबूरी नहीं हुई होगी प्रधान राष्ट्रपति के अभिभाषणों या कुछ और मामलों में, तो आप सदन के अंदर आते नहीं है और बोलते ही नहीं है। आप देखिए, अविश्वास प्रस्ताव रखा गया, प्रधानमंत्री को बैठना चाहिए, सुनना चाहिए, हौसला बढ़ता है, लेकिन लोकतंत्र में आपकी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मोदी जी, आपकी आस्था ही नहीं है। सीढ़ियों को चूमने का तो प्रदर्शन करेंगे आप दिखावे के लिए, लेकिन लोकतंत्र के अंदर नहीं बैठेंगे। अरे भाई, पानी की व्यवस्था कर लो, कोई रोक नहीं, और पानी पीते रहना। प्राइम टाइम नहीं है तो क्या करें, मजबूरी है।
स्पीकर से आप रिक्वेस्ट करके प्रॉम्प्टर में लगवा लीजिए, लेकिन आप नहीं आ रहे हैं। 2018 में भी तो बोले थे जी, 2018 में प्रॉम्प्टर लेकर तो बोले नहीं थे, और 2018 में भी अविश्वास प्रस्ताव का आप लोगों का क्या हाल हुआ था बताने की जरूरत नहीं, जो बीजेपी बोल रही है। संख्या बल बीजेपी के पास है, ये इसमें इसलिए लड़ाई नहीं हो रही है। बात यह है कि अब आप पे लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। संसद या जो हमारा देश का लोकतंत्र है, पक्ष विपक्ष दोनों से चलता है। यही गुमान इन लोगों का है कि सत्ता में तो सिर्फ यही इन्हीं से चलती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जब भी कोई कानून बनता है, व्यवस्था आती है, प्रधानमंत्री सदन के नेता, सिर्फ बीजेपी के नेता वो अपने आप को मानते हैं, यही दुर्भाग्य है। वो सदन के नेता है और पूरे देश के प्रधानमंत्री। बीजेपी को गुमान हो गया है प्रेम शुक्ला जी, जो आरोप वो लगा रहे हैं, और अविश्वास प्रस्ताव पर मणिपुर के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से आज सदन में सरकार पर वार किया गया है। नहीं, घमंडिया का तो ये दायित्व ही है कि अपने घमंड का, अहंकार का विकृतिपूर्ण प्रदर्शन करें, और उनके घमंड का विकृतिपूर्ण प्रदर्शन यही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में सतत मिथ्या प्रलाप करते रहना, सतत जो है उनके लिए गालियां बकना, गालीबाजी में अगर कहीं से थोड़ा सा सजा में कमी मिल गई तो इसको लोकतंत्र की जीत कह देना। वो पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री मौजूद क्यों नहीं थे, उनको सुनना चाहिए था। प्रधानमंत्री संसद की कार्यवाहियों पर हर पल की निगाह बनाए हुए हैं, पल पल की, हर वक्ता के हर वक्तृत्व की जो है उनकी पूरा उनको भास है, और इनका जब उत्तर आएगा तो इनको इसका अच्छी तरह से आभास हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी जो हैं, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे पर चीन के इशारे पर चीन के चंदाजीवी जिस चपलता से सक्रिय हैं, उनकी उस चपलता एक एक राज खोले जाएंगे। अभी तो सिर्फ न्यूज क्लिक आया है, अभी तो जिस तरह से चाइना के साथ जो आंख मटक्का चलता रहा, जो चीन के साथ इनका, जब हमारी सेनाएं आमने सामने डटे तब भी चोरी चोरी चुपके चुपके मणिपुर पर कब जवाब देंगे आप? मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, उसी पर अविश्वास प्रस्ताव आया है। आज सिर्फ किरण रिजिजू ने शुरू किया है जी। हमारे पूर्वोत्तर के जनप्रतिनिधि, और इस देश में पहली बार किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को कानून मंत्री बनाया गया। ऐसे यशार्जन करने वाले मंत्री खड़े और बताया नॉर्थ ईस्ट की क्या दशा थी, उन्होंने पूरा विस्तार से बताया है आपको आज ही संसद में। इन्होंने तो अभी इनके जो खड़े हुए थे गौरव गोगोई, वो तो नॉर्थ ईस्ट में कितना शब्द बोले देख लीजिए आप, और जरा किरण रिजिजू का भी उत्तर सुन लीजिएगा। ठीक है, इनका जो सवाल है उस पर जवाब दीजिए, और साथ ही घमंडिया अलायंस जो आप लोगों का बना हुआ है उसको मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। आज पीएम की ओर से ये बातें भी कही गई। देखिए, मैंने कहा, और चीन के मुद्दे पर भी वो आपको घेर रहे हैं। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री सदन के नेता होते हैं, उन्हें सदन में महत्वपूर्ण विषयों पे हर प्रधानमंत्री बैठा रहता है, लेकिन नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अहंकार है कि हम लोकतंत्र वाले नहीं हैं। बोलेंगे ना 10 तारीख को। अरे बोलना अलग होता है, अपना जब बात हो तो आ गया। परंपरा है अविश्वास प्रस्ताव की, प्रधानमंत्री आखिरी में बोलते हैं। देखिए, परंपरा है जी, लेकिन प्रधानमंत्री नेता सदन का, सदन में अक्सर प्रधानमंत्री बैठे मिले हैं कि नहीं आपको? हिंदुस्तान की इसके पहले भी सरकारें रही हैं, मैक्सिमम टाइम बोले भी हैं। लेकिन यहाँ पे जो गुरूर है, जो घमंड है कि हमको तुम बुलाओगे लोकसभा में, हमसे तुम सुनना चाहते हो, दिन भर बोलते हैं, वहां जाके सांप सूंघ जाता है। बीजेपी का ये कहना है कि आप डिक्टेट करेंगे तो थोड़ी ना प्रधानमंत्री बोलेंगे। उनको तमाम मुद्दों पर जब जरूरत होती है प्रधानमंत्री बोलते ही हैं। विपक्ष जब चाहे, जैसा चाहे वैसा तो बोलने के लिए वो नहीं आ जाएंगे सामने। यही अहंकार है। सदन है, सदन किस लिए बना है? चर्चा के लिए बना है। और सदन का नेता किस लिए है? दोनों के नेता हैं वो। ठीक है, वो सिर्फ बीजेपी ने बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप जो ये बता रही हैं, दूसरा सवाल आपने क्या किया था? चीन के मुद्दे पर भी वो घेर रहे हैं वो आपको। अब भैया, पीएम केयर फंड क्या है? चीन के किन लोगों का वहां पे पैसा लगा है? क्या कर रहे हैं? चीन में तो सबसे पॉपुलर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जब चीन घुस आया, भारत में हल्ला मचा, तो वहाँ प्रधानमंत्री जी आते हैं, कहते हैं, ठीक नहीं, सुनी लिए, कहते हैं ना वहाँ कोई घुसा था, न घुसा हुआ है, न घुसा हुआ है। तालियां बजने लगी चीन में। वो जो एक दिन पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद अखिलेश में आऊंगी। कांग्रेस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। राहुल के भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण जल्द ही शुरू होने वाला है। बड़ी खबर इस वक्त की है, दूसरा चरण गुजरात से शुरू होगा, जो मेघालय तक जाएगा।
महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है गुजरात से मेघालय तक पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी। दूसरा चरण जिसकी शुरुआत जल्द ही हो जाएगी। इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा के तहत कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर राहुल गांधी की ओर से तय किया जा चुका है और अब दूसरे चरण की भी शुरुआत होगी। आपको बता दें इसी साल 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी अपने लिए बहुत बड़ी उम्मीद देख रही है, लेकिन उम्मीदों में कितना बल मिलेगा इस भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के जरिए, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। दो हमारे साथ इस वक्त सांसद भी मौजूद हैं। मलूक नागर जी बीएसपी के सांसद आ चुके हैं, लोकसभा से सीधे यही आ रहे हैं, और महुआ माझी जी भी हमारे साथ राज्यसभा के सांसद जुड़ी हुई हैं। लेकिन मलूक नागर साहब, आपके पास आते हुए लोकसभा की अभी तक की कार्रवाई, अभी तक के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा क्या बताता है? बीएसपी का क्या स्टैंड है? कहां रहने वाले हैं आप लोग? प्रेम शुक्ला जी की तरफ या अखिलेश जी की तरफ, क्या है स्टैंड आपका? मुझे लगता है आपको यही दो चीज दिखती है, शायद देश नहीं दिखता और देश की जनता नहीं दिखती, और देश की जनता के सामने जो समस्याएं वो नहीं दिखती, और मणिपुर की जो शर्मसार घटना हुई है वो नहीं दिखती, राजस्थान की घटना नहीं दिखती। परसों एक पिछड़े समाज की, एक गुर्जर समाज की लड़की को उठा के रेप करके 4 लोगों ने भट्टी में डाल दिया और उठा के गरीब लोग उसमें उठा करके FIR करके अंदर भेज दिया। असली मुजरिम अभी भी पास नहीं है, वो नहीं दिखती। छत्तीसगढ़ नहीं दिखता, मध्य प्रदेश नहीं दिखता। हम इन सबके साथ हैं जहां जहां देश में जनप्रतिनिधियों की, MPओ की, लेकिन लोकसभा के भीतर आपको बीजेपी या कांग्रेस में से एक को चुनना पड़ेगा ना, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, जब सदन में वोटिंग होगी या फिर इस तरह का माहौल बनता है तो फिर अपने आप को आप लोग बाहर कर लेंगे? हम इनके दोनों के गठबंधन से यूपी में भी बाहर है, पूरे देश में भी बाहर है। यूपी में 13.5%, कहीं 9%, कहीं 7%, केवल चुनावों के समय ही आप लोग साथ साथ आते हैं। और हम यहाँ भी चर्चा करेंगे और दोनों की जहाँ खामियां निकाल करके सदन में रखेंगे, ठोक के, पूरा भिड़ के, लड़के झगड़ के, जनहित के लिए, देश के लिए पूरी चर्चा करेंगे। और जब जरूरत पड़ेगी आखिर में आके वोटिंग की, जो कुमारी बहन मायावती निर्णय देंगी, आदेश देंगी, उसको पालन करेंगे। अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है? अभी तक कोई फैसला, अभी तक कोई आदेश हमें आया नहीं। मणिपुर के मुद्दे पर आप बीजेपी को घेर रहे हैं, तो राजस्थान के मुद्दे पर आप कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं? बिल्कुल, हमें मणिपुर दिखता ही नहीं है, राजस्थान अलग दिखता नहीं है, हमें पूरा देश दिखता है, हमें देश के लोग दिखते हैं। हमें सरकारें आती रहेंगी, MP जीतते रहेंगे, सरकारें बनती रहेंगी, पर लोगों को जो दिखते हैं उनको हम एड्रेस करेंगे और उन पर जरूर बात करेंगे। महुआ माझी जी, सवाल तो बड़ा है। आज सदन के भीतर भी तमाम जो पक्ष वाले सांसद हैं उनकी ओर से विपक्षी दलों को जबरदस्त तरीके से घेरा गया। एक तो ये कहते हुए कि आपस में ही तालमेल की कमी है, खुद ही विश्वास बहाली पहले कर लें, और तमाम दूसरे राज्यों को लेकर भी आप लोगों की खामियां और कमियां गिनाई गई हैं। तो आपको लग रहा है अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जिस मंसूबे के तहत आप लोग आगे बढ़ रहे हैं उसमें कामयाबी मिलेगी? हम यही चाहते थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उस पर अपनी बात रखें, क्योंकि लगातार मानसून सत्र बाधित हो रहा था और एक ही छोटी सी मांग थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए और अपनी बात रखें। इसी के कारण ये अविश्वास प्रस्ताव आया है, क्योंकि उन पर अब विश्वास नहीं रहा था, और वो आएंगे, निश्चित रूप से आना ही पड़ेगा। लेकिन जहां तक विपक्षी पार्टी और ये सब को लेकर आपस में अगर तालमेल नहीं होता तो कल हमें 102 वोट मिले, ये तालमेल को ही दिखाता है। 105 मिलता, लेकिन किसी अपरिहार्य कारणों से 3 लोग बाहर रहे, क्योंकि एक तो संजय सिंह जी खुद सस्पेंड है, और जैन जी की पत्नी बहुत ज्यादा सीरियस थी और ऑपरेशन हुआ है उनका, आप लोग हॉस्पिटल से जांच कर सकते हैं, और कपिल सिब्बल जी अस्वस्थता की वजह से नहीं आए होंगे। तो अदरवाइज सारे लोग एकजुट हैं, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आपस में तालमेल नहीं है? और रही बात उन पार्टियों की जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, जैसे हमारे यहाँ बीजेडी ने और एक पार्टी उन लोगों ने उनका तो साथ दिया। साफ कह दिया है ना कि इस मुद्दे पर वो सरकार के साथ। हमने देखा कि सदन में कल चर्चा के बाद किस तरह से बीजेडी के सांसद उठी ओडिशा की, और उन्होंने बीजेपी के पक्ष में अपनी बात कही है। लेकिन यहाँ पर बार बार सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि दरअसल ED, CBI, ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच चल रही है, खुद को बचाना है, इस वजह से अविश्वास प्रस्ताव लेकर अगर ऐसा होता, अगर भ्रष्टाचारियों से इतनी नफरत होती भाजपा को, तो महाराष्ट्र में उन MPs को लाकर अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता, जिनके बारे में 3 दिन या 4 दिन पहले उन्हें खुलासा किया गया था माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कि भाई ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, तो आप उनको कैसे अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए। इसलिए भ्रष्टाचार शब्द तो अब बेमानी हो गया है। जो भी आता है इस पार्टी में, भाजपा में, वो गंगा नहा लेते हैं। तो मुझे लगता है ये कैसे ही बोलने का एक जुमला रह गया है। बाकी कितने भ्रष्टाचारी कहाँ है वो कह रही हैं कि बस जुमला। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप लोग ये जो घेरने की कोशिश करते हैं, चाहे परिवारवाद हो, तुष्टीकरण के मुद्दे पर भी आप लोगों ने विपक्षी दलों को घेरने की कोशिश की, ये सब जुमला है, वो बता रही हैं। और वहीं देखिए मनीष तिवारी भी बोल रहे हैं मणिपुर में आज भी हिंसा जारी है और बीजेपी इस पर अपना रुख स्पष्ट करने को तैयार नहीं कि वहां पर स्थिति कब संभलेगी।
वहाँ की स्थिति को लगभग संभाल लिया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी इसलिए संभाल सकी, वरना कांग्रेस के जमाने में इबोबी सिंह के समय क्या दुर्दशा हुई थी। 2014 तक 8,000 लोगों की हत्या मणिपुर में नृशंसता पूर्वक हुई और संसद में चर्चा करने की इनकी हिम्मत नहीं हुई कभी। ये तो सब पूरा देश भली भांति जानता है ये। अगर वैसा था और तो इसीलिए तो नई सरकार वहाँ आई ना, हर इसीलिए एक जनता ने किसी वोट के लिए दिया हर भाजपा नागरिक को, के प्राणों ताकि की ये तमाम रक्षा चीजें ना हो। वो दायित्व पूर्वक हम निर्वाह करते हैं। हम कोई झारखंड वाले हैं कि जो है अगर किसी ने बिंदी भी लगा दी तो पीट पीट के हत्या करा देंगी और ऐसे लोगों को संरक्षण सरकार देगी। लौ जिहादियों को जो है संरक्षण देगी सरकार। ऐसे लोगों को आप भली भांति जानती है इस देश की जनता। और इस देश की जनता का जो प्रचंड आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जनादेश देने का संकल्प है, उसी संकल्प से किसी तरह चर्चा में बने रहने के लिए एक चीन के संकेत पर नाचने वालों का नग्न प्रयास है ये। संकल्प का कोई विकल्प तो नहीं होता है ना प्रेम शुक्ला जी। अब मणिपुर पर सवाल पूछा जाएगा, आप लोग उसका जवाब देंगे पूरा हर भटकाएंगे। एक बिंदु पर जवाब, बिंदुवार जवाब। आज ही गौरव गोगोई की ओर से कहा गया, 80 दिनों के बाद बयान सामने आता है उसका। जी, किरण रिजिजू जी ने जवाब दिया और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सभी मंत्री और सत्ताधारी दल के सांसद इस पर बिंदुवार जवाब देने को तैयार है। हम कांग्रेस की तरह भगोड़े थोड़े हैं कि भाग खड़े होंगे। देखिएगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब खड़े होंगे इनकी हिम्मत नहीं होगी कि सुनने के लिए बैठ जाए सदन में। चुनौती में अभी तो भगोड़े हमारे प्रधानमंत्री जी दिख रहे हैं। सदन में अविश्वास प्रस्ताव रखा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी भगोड़े हैं। सदन चलता रहता, प्रधानमंत्री जी भगोड़ों की तरफ से भागे रहते हैं, दिखते नहीं है। राहुल गांधी बोलते हैं तो उनकी माइक म्यूट कर दिया जाता है, उनका बोला हुआ स्पंज कर दिया जाता है। आज हमको भगोड़ा बता रहे, खुद भगोड़ों के सरगना इनके पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। कभी सदन को क्यों नहीं फेस करते हैं? सिर्फ एक तरफा मन की बात, और वो भी लंबी लंबी, सारा सत्य। तो ये और इन्होंने देखिए किस तरह से झारखंड का अपमान किया। हम झारखंड वाले थोड़ी ना, आदिवासियों के प्रदेश का। ये जो अभी बोल रहे थे झारखंड वाले, देखिए बीजेपी के फेस कौन होते हैं? निशिकांत दुबे महिलाओं के प्रति किस प्रकार का अभद्र टिप्पणी भाषा और महिला घिनौनी बात करने वाला व्यक्ति बीजेपी का मुखड़ा है। सदन में वो नेतृत्व कर रहा है स्पीच का। प्लीज मैंने बीच नहीं बोला, चांद का मुखड़ा इतना ही कह रहे हैं। प्लीज नहीं, सदन में वो व्यक्ति बीजेपी की इस प्रस्तावना को, अविश्वास प्रस्ताव को शुरुआत कर रहा है। वो कौन है? तो क्या मतलब ये भी कांग्रेस ही तय करेगी कि बीजेपी की ओर से पहले स्पीच की शुरुआत कौन करे? कांग्रेस तय करेगी। यही तय करे, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। जो व्यक्ति महिलाओं के साथ इतना निम्न स्तर के टिप्पणी करता हो, ख्यालात रखता हो, वो व्यक्ति इनका चेहरा है, उसी अब झारखंड का। सांसद ने वो चुनकर भेजा है एक इलाके की जनता ने। सांसद इनके पास 303 है। हाँ। हम एक बानगी दिखा रहे हैं कि बीजेपी का चरित्र पहचानिए। दूसरों को भगोड़े बता रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहेंगे? सदन में ना आना भगोड़ा इसी को तो कहा जाता है। अब बाहर बड़े 30 मार खा बनते हैं, बाहर हर जगह दिन भर बोलते हैं, सदन में क्यों नहीं बोलते हैं? महिलाओं की बात है, वो बोलने वाले हैं ना, वो कह रहे हैं सदन में जब बोलेंगे तो आप लोगों के लिए बैठना मुश्किल हो जाएगा। 2018 का वो बार-बार उदाहरण देते हुए नजर आते हैं। 9 सालों में कितने बार सदन में बोला उन्होंने, कितने दिन सदन में बैठे हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। दहाई में भी नहीं है, मैं जवाब ले लेती हूँ। दहाई में भी नहीं है, दहाई में भी नहीं है। सदन में वो बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरअसल विपक्षी एकता ने मजबूर किया है विश्वास प्रस्ताव के जरिए कि वो सदन में आकर मणिपुर के मुद्दे पर बयान दें। संवैधानिक तो इसमें वो अपनी जीत देख रहे हैं। संवैधानिक प्रक्रिया को भी मजबूरी जो है वही लोग कह सकते हैं जिनका संविधान में विश्वास ही नहीं है, जिनका एक युवक खड़ा होकर कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित बिल को फाड़कर फेंक देता है, जिसकी मम्मी निर्वाचित प्रधानमंत्री की फाइलों को पीएमओ से अपने घर पर मंगवाती है। तो एक सिख प्रधानमंत्री का ये लोग रोज अपमान करते हैं, झूठा लांछन लगाते हैं। चर्चा करती है जिनके बारे में प्रेम शुक्ला जी की बात हो जाए, प्रधानमंत्री पंजाब के प्रधानमंत्री एक सिख प्रधानमंत्री का बार बार ही अपमान करते हैं। देश के प्रधानमंत्री थे भाई वो, ठीक है। अरे प्रधानमंत्री नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और आज नरेंद्र मोदी भी देश के प्रधानमंत्री। एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके बारे में ओपिनियन लेते हैं। ठीक है, अब उनसे जवाब ले लेते हैं, उनसे जवाब बोलिए प्रेम शुक्ला जी।
देखिए किस तरह से जो है चीख चिल्लाकर बात आने ना पाए, ये कांग्रेस का एक जो है चीन के चंदे पर जो बनी रणनीति है उसका एक अंग ये भी है कि लगातार चीखते जाओ चिल्लाते जाओ। हमारे लोगों ने मणिपुर को भी न्याय देना निश्चित किया है, हम राजस्थान को भी न्याय दिलाएंगे। और जिस तरह से आप गुर्जर लड़कियों को जलाकर फेंक रहे हो, अनुसूचित जाति की लड़कियों का जिस तरह से हत्या होती है, और जिस आप बार बार जो बात कर रहे हैं झारखंड की, वहाँ जिस तरह से सिर्फ बिंदी लगाने पे हत्या कर दी जाएगी। ठीक है, लव जिहाद के लोगों को संरक्षण दे दिया जाएगा, मुख्यमंत्री हरियाणा भी खड़े हो जाएंगे, ठीक है। मंदिरों को तोड़ा अलग अलग जाएगा। बहुत सारे वहाँ मुद्दे हैं, रामनवमी का देश जुलूस भर नहीं के निकलने राज्यों के पाएगा। हिसाब से ये मुद्दे स्थिति आप पलटते करेंगे। हुए भी तो चले हम जाते हर हैं, मुद्दे पे हर लेकिन नागरिक सदन को- में हर सदन में जो नागरिक चर्चा को हुई जो है उस पर आ जाते वो हैं। सुरक्षा ठीक देना है, हमारा दायित्व प्रेम है। शुक्ला जी, और सदन में मोदी जो जी चर्चा ये हुई है उस पर आ जाते हैं। सदन में सबसे पहले मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरा गया, उसके बाद महंगाई के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से घेरा गया। टमाटर देखिए कैसे लाल आंखें दिखा रहा है। किसानों के मुद्दे पर सुप्रिया सुले ने अपनी बात कही। ईडी का मुद्दा डिम्पल यादव की ओर से उठाया गया और मनीष तिवारी यहाँ पर 370 की भी बात कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने सवाल किया है कि घुसपैठ के बारे में खुफिया तंत्र को कोई जानकारी नहीं थी। इस मुद्दे पर भी चाइना के मुद्दे को लेकर आपको घेर रहे हैं, इसी मुद्दे पर रहते हैं, इस मुद्दे पर आपको जवाब देना है। निश्चित तौर पर देखिए चीन पर आज ही आदरणीय किरण रिजिजू जी ने बताया किस तरह से 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पंडित जवाहरलाल नेहरू की चीन के प्रति सदाशयता के बल चढ़ी गई। 4,000 किलोमीटर पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया। और जिस गांव का बार बार जिक्र करते हैं ये, वो जो नेहरू जी ने गिफ्ट दिया था ना चीन को, वहां बना रहा है। और 1 इंच आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में चीन घुस नहीं सकता। ये कायरता का नहीं, ये भारत के पौरुष का पर्व है। कायरता का पर्व, शोक का पर्व, रोने वालों का पर्व। भारत के सेना के सैनिकों के जूते छीनकर जो गोल्फ खेलते थे और जो विशेष करके जहाजें जाया करती थी महिला मित्रों के लिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उसका और हमारे सैनिकों को जो सुविधाएं नहीं मिलती थी, जवाब देते हैं, उसके बाद दोनों सांसदों के पास में जाऊंगी। ठीक है, हम सीमा के आखिरी कोने तक संसाधन संपन्न होकर सैनिकों को तत्काल पहुंचा सकते हैं। जैसे जैसे वो आप उनको घेरेंगे तमाम मुद्दों पर, वो बार बार इतिहास में कांग्रेस पार्टी के राज में क्या हुआ है इस देश के भीतर, वो आईना आपको दिखाने का काम करते रहेंगे जो आरोप लगा रहे हैं। इनके पास वर्तमान में कुछ है नहीं, यही तो बात है कि 9 सालों से इनके पास बताने को कुछ नहीं है। अनर्गल आलाप विलाप करते रहना इनका चरित्र बन चुका है। इनकी कोई उपलब्धि होती तो कहते, आज कहते ये शुक्ला जी या सदन में लोग बैठते, देखिए मैंने 100 सिटी बना दिया ना, मैंने भाइयों मित्रों, मैंने आपकी आय दोगुनी कर दी ना, मैंने गंगा मैया को साफ कर दिया ना, मैंने जो पाकिस्तान से चीन को लाल लाल आंखें दिखा दिया ना, मैंने डॉलर जमीन पे ला दिया ना, मैंने 2 करोड़ नौकरियां दे दी ना, मैंने 15 लाख रुपए आपके खाते में डाल दिया ना, यही सब बोलते। लेकिन आज क्या बोल रहे हैं? 100 साल, 80 साल, 90 साल, अरे कुछ 9 साढ़े 9 साल में बहुत समय होता है। इस देश की जनता पहचान गई है कि आपसे दंगा कराने के लिए, लूटने के लिए, खाने के लिए और अपने मित्रों को इस देश को बेचने के लिए आए हैं। जो रोज देखिए ये नियम आ गया, विदेश से लैपटॉप नहीं लाएंगे, क्या मित्र की कंपनी के लैपटॉप बिकेगा। ये नियम आ गया कि ड्रोन आप कहीं और से नहीं मंगाएंगे, मित्र का ड्रोन ही खरीदेंगे। दौरे होते हैं मित्र को लाभ पहुंचाने के लिए। गजब का प्रधानमंत्री देश का नाम करके फलानवा के प्रधानमंत्री हो गए हैं। अरे भैया इन्हीं सब के लिए दरअसल बीजेपी की ओर से कहा यह भी गया है आज संसद भवन में कि विदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई बॉस कहता है, कोई उनका ऑटोग्राफ लेता है, कोई उनकी तारीफ में जमकर कसीदे पढ़ता है। ये तमाम बातें कांग्रेस पार्टी को पच नहीं रही। अरे भैया हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री दुनिया के ताकतवर प्रधानमंत्रियों में आते हैं, लेकिन ये अपनी जगहसाई करते हैं। जा करके एक लफ्ज बोल नहीं पाते, बात रख नहीं पाते, एक सवाल पे घूट घूट पानी पीने लगते हैं। देश को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ जाती है। पूरे दुनिया में मणिपुर के मामले में हर पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होगी। किसको? राहुल जी ने तो यही सवाल किया था, आप जब जाते हैं विदेश तो वो आपके पहले पहुंचे रहते हैं कि आपके साथ पहुंचते हैं कि आपके वापस आने के बाद पहुंचते हैं। कौन कौन सा ठेका फिर उसके बाद वो पाते हैं, यही ने पूछा था। वो रुपए किसके हैं यही ने पूछा था। मलूक नागर जी चली गई उनकी, ठीक है, लेकिन कब तक रोकोगे? दोनों में से किसके दावे में ज्यादा दम दिखता है आपको? सत्यवादी को। एक तरफ बीजेपी की ओर से अपनी उपलब्धियां गिनाई जा रही है, कांग्रेस पार्टी की ओर से कमियां गिनाई जा रही है। ठीक है, दो लाइन में आप अपनी बात कीजिए। मलूक जी उसके बाद देखिए 11.8 करोड़ लोगों के घर
घर में हर घर नल से जल पहुंच गया, 4 करोड़ लोगों को मुफ्त के मकान मिल गए, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का कवच मिल गया, हम लोगों ने 9 करोड़ से अधिक लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचा दिया, 2 करोड़ से अधिक लोग जो हैं उनके घरों में सौभाग्य योजना के तहत बिजली मिल गई। तो भाई साहब आप बताइए आपके पास क्या आंकड़े हैं? जिला बताइए, एक आंकड़े बता दीजिए, पूरे जिले को संतृप्त कर दिया। आंकड़ा बता दो यार, 2 जिला आप कितने लोगों को दिए थे नल से जल? बताइए ना जरा, आंकड़ा बता दीजिए। सबको शौचालय मिल गया। 66 साल का हिसाब बताइए, हम 9 साल का बता रहे बताइए। हैं, हिम्मत हो 66 साल का हिसाब दे दीजिए। 2 जिला हिम्मत मैं 9 साल का दे रहा हूँ ना हिसाब, 66 साल के 6 हिसाब दे दीजिए। भैया मैंने 9 साल के 9 से अधिक उपलब्धियां अभी आपके सामने गिना दी और वेरीफाइबल है, सवाल कर रहे हैं। इनको वेरीफाई कर सकते हैं जाकर आप, लेकिन ये 6 उपलब्धि बता दें। ये राहुल गांधी को तो 18 साल में जो है एक जो फेल सैटेलाइट है उसको तो उठा नहीं पा रहे। फेल की बात कर रहे हैं, है इनकी फेल की बात कर रहे हैं। जिसकी शिक्षा गोपनीय है, जिसकी शिक्षा गोपनीय है वो दूसरों को फेल बता रहा है, जिसका एजुकेशन गोपनीय है। संसद में जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है उसी पर रहते हैं, संसद भवन के भीतर जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है उसी पर रहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पर रहते हैं। मलूक नागर जी, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि लोकसभा की कार्रवाई से हिस्सा लेने के बाद आप बाहर निकल कर आए हैं, दोनों ही पार्टियों में से किसके दावे में ज्यादा दम दिखाई दे रहा है आपको? क्योंकि 2024 का इलेक्शन भी नजदीक है, 4 राज्यों में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और अविश्वास प्रस्ताव पर अब नवनीत राणा इस वक्त बोल रही हैं, निर्दलीय सांसद। एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज इस विपक्ष में इन लोगों ने लाई हुई नो कॉन्फिडेंस मोशन को, आज इनको एक प्रश्न है, इनके यहाँ पर एक भी विपक्ष में बैठी हुई महिला सुनने के लिए ये नहीं है कि जो सत्ता में बैठी है कि वो सरकार इनके बारे में, महिलाओं के बारे में कितनी सीरियस है। अगर ये सीरियस हैं सर, लास्ट वीक राजस्थान में हुई घटना के बारे में एक भी विपक्ष ने उसका उल्लेख नहीं किया सर। जब एक महिला के साथ, नाबालिग के साथ में अत्याचार होता है, उसका रेप किया जाता है इतनी बुरी तरीके से और कोयले में डालकर उसकी आखिरी सांस निकलने तक उसे जलाया जाता है और फिर जो बचता है उसे पानी में बहाया जाता है। सर, मेरा प्रश्न है इस विपक्ष को कि महिलाओं की इस्तेमाल आप राजनीति के लिए किया जा रहा है, महिलाओं को राजनीति का रोटियां बनाकर उस पर सेका जाने का इस्तेमाल हमारी महिलाओं के नाम पर किया जा रहा है। विपक्ष से यह प्रश्न मेरा है कि अगर मणिपुर की महिलाएं हमारे लिए, सभी के लिए सम्माननीय हैं, हमारे देश में रहने वाली हर महिला हमारे लिए हमारा मान सम्मान, हमारा गर्व है, क्योंकि हम भी वो महिलाएं हैं। मैं विपक्ष से पूछती हूं कि अगर मणिपुर की महिलाएं आपको इतनी महत्वपूर्ण रखती हैं तो 4 मई को आपका डेलीगेशन वहां क्यों नहीं जाता? 3 महीने के बाद पार्लियामेंट शुरू होने के बाद आपके विपक्ष का पार्लियामेंट का पूरी टीम बनाकर आप वहां जाकर चौकसी के लिए क्या दिखाना चाहते हैं? फोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, उसकी मां के रोना दिखाने के लिए? मैं पूछती हूं कि राजस्थान में जहां पर विपक्ष की सरकार है, जब एक लड़की के साथ इतनी बुरी तरीके से व्यवहार होता है, अत्याचार होता है, तो विपक्ष का डेलीगेशन आज तक राजस्थान क्यों नहीं गया? पार्लियामेंट के विपक्ष के इन्होंने उत्तर देना चाहिए। ये मोदी जी को पूछते हैं वो मौन क्यों हैं। मैं विपक्ष को पूछती हूँ, राजस्थान की घटना पे विपक्ष मौन क्यों है? बंगला में हुई बांग्लादेश में, सोगत काका, वी कॉल यू गूगल अंकल। इफ टुडे वी गो ऑन गूगल एंड वी सर्च ऑन गूगल कि सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पे कहाँ है, तो वो हो गया सर, हो गया सर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, महिलाओं पे चर्चा हो रही है। अगर पुरुषों को 1-1 घंटा दिया जा रहा है तो हम महिलाओं को एटलीस्ट 5-7 मिनट तो देना ही चाहिए। सर लास्ट सर, हमारे आज एमपी, हमारे कलीग ने महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से तमाम आरोप लगाए गए हैं। चूंकि महिलाओं के मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया है, महुआ माझी जी इसलिए जवाब दीजिए। आप भी मणिपुर गई थी उस डेलीगेशन का हिस्सा बनकर, उनका ये कहना है कि जब 4 मई को ये हिंसा होती है उस वक्त क्यों नहीं गए? 3 महीने के बाद आप लोगों को फोटो सेशन के लिए याद आता है कि पूरा लाव लश्कर लेकर हम पहुंच जाए मणिपुर। मैं सबसे पहले ये सवाल करना चाहूंगी कि माननीय जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं, वो छोटे छोटे मुद्दों पर बात करती हैं, विपक्ष के सामने आती हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई उसके बाद से अभी तक, हम लोग तो फिर भी कुछ दिन बाद गए, वो तो अभी तक नहीं गई हैं। नेशनल विमेन कमीशन क्या कर रहा है? वो उतने दिनों तक क्यों साइलेंट है?
इतनी बड़ी घटना हो गई कि पूरी दुनिया हंस रही है उस पर, पूरी दुनिया कह रही है कि इतना बड़ा देश और महिलाओं को अब नहीं संभाल पा रहे हैं, आप बड़ी बड़ी बात करते हैं। आपको पता होगा कि कारगिल के युद्ध में जिस सूबेदार ने इस देश की रक्षा की थी, उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, उनको नग्न करके वहां परेड कराया गया। आप सोचिए कि वहां की ये स्थिति है कि महिलाएं जो कैंप में रह रही है वो जेल के कैद में है, क्योंकि उनको घर से लेकर 3-4 महीने हो गए अभी तक। मणिपुर के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक होती है, तमाम नेता जाकर मुलाकात करते हैं सरकारी नुमाइंदों से, उधर से भी तमाम केंद्रीय मंत्री रहते हैं। उसके बाद आप लोग जाती हैं मणिपुर, कोई सॉल्यूशन निकला क्या इससे? सर्वदलीय आप लोग इतने सारे दल लेकर वहां पर पहुंचे हुए थे, क्या सॉल्यूशन निकला इससे? किस तरह से आप लोगों ने बर्खास्त करा के हम लोग को सत्ता दे दिया, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। वहाँ पर विपक्षी दलों की जाने का कुछ तो मकसद क्या मिली सरकार हौसला बढ़ाने जाते हैं विपक्षी दल, और शांति बना सर्वदलीय एक मीटिंग हो और उसमें तय किया जाए कि उसे कैसे उसकी रक्षा हो सके, क्योंकि आज भी वहाँ हिंसा जारी है, आज भी लोग एक तरह से जेल में कैद हैं। जो छोटे छोटे गांवों में छोटे छोटे कैंप्स बनाए गए हैं, शरणार्थी शिविर, वो कोई गांव का ही छोटा सा स्कूल है, कहीं पर कोई सरकारी छोटा सा दफ्तर है, वहां पर इतने सारे लोग भेड़ बकरी की तरह रह रहे हैं। वहां पर भोजन पहुंचाना मुश्किल है, क्योंकि रास्ते में उनकी गाड़ियां लूट ली जाती हैं, खाद्य सामग्री ले जाने वाली गाड़ियां। अब स्टूडेंट्स है, जो मेडिकल स्टूडेंट्स है, इम्फाल में पढ़ने नहीं आ सकते हैं, उनका पूरा करियर बर्बाद हो रहा है, वो घर में बैठे हैं। लोग निठल्ले बैठे हैं, वो चाहते हैं हम खेत में जाके खेती करें, वहाँ आज भी गोलियां बरसाई जा रही हैं, बम फेंके जा रहे हैं। तो आप बताइए वहाँ शांति कहाँ है? स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त 35,000 बलों को वहां पर लगाया गया। स्थिति बेहद संवेदनशील है, क्योंकि दो समुदायों के बीच आपस में जिस तरफ गृह मंत्री भी वहां पर जाकर कैंप करते हैं और उसके बाद वहां पर निर्देशित करके आते हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जो सीधा सवाल आप लोगों से है, मणिपुर के मुख्यमंत्री को लेकर आज संसद के भीतर भी ये सवाल पूछा गया कि उनको बचाने में भाजपा सरकार क्यों लगी हुई है? अगर वो अपने राज्य को नहीं संभाल पा रहे हैं तो तत्काल उनकी बर्खास्तगी बीजेपी ने क्यों नहीं की? ये विपक्ष का अनर्थक एकदम अनर्गल आरोप है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर, आदरणीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर वहां हिंसा को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से हर संभव प्रयास किया है उन्होंने, और उसी के कारण जो हिंसा वर्षों चलती थी उस पर नियंत्रण मिला। हाँ, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, उनके साथ लगातार जो वहाँ आतंकवादियों को पोषित करने वाले तत्व हैं उनसे निपटा जा रहा है और उनसे निपटा जाएगा। लेकिन जो सत्ता लोभ, इन्होंने कहा ना कि हमको सत्ता दे दीजिए, जो सत्ता लोभ में पूर्वोत्तर भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करने निकले हैं, जिन्होंने जॉर्ज सोरोस से सुपारी ले रखी है, वो सुपारी बाजो समझ लो। हम पूर्वोत्तर भारत को भारत का हृदय मानते हैं, सौतेला व्यवहार नहीं करते। इसी दिल्ली शहर में पूर्वोत्तर वालों से सौतेला व्यवहार कांग्रेस के कार्यकाल में होता था। एक बार रोहिंग्या वहां से हटाए आए तो पूर्वोत्तर के छात्रों पर हमला करके कर्नाटक और महाराष्ट्र उनको पलायन करने में मजबूर किया था। लेकिन आज पूर्वोत्तर के छात्र अपने को भारत की मुख्यधारा का, अपने आप को झंडा बरदार मानते हैं और ध्वजवाहक बनकर चलते हैं। ठीक है, अब किरण रिजिजू की ओर से भी इस मामले को उठाया गया है। कांग्रेस से मेरा सवाल होगा, उन्होंने कहा है कि इतने उग्रवादी संगठन वहां पर थे, लेकिन 2014 के बाद आप वहां पर देख लीजिए स्थिति किस तरह से नियंत्रित है। लेकिन उसके पहले मलूक नागर जी, जल्दी से एक टिप्पणी आपकी मैं चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर वार किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नफरत का बाजार सजा हुआ है, उसमें मोहब्बत की दुकान खोलना है, क्योंकि नफरत एक हथियार बन चुका है और उसको कंट्रोल में करने के लिए विपक्षी एकजुटता जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसकी वजह से तमाम दूसरे दल डरे हुए हैं। मलूक नागर जी, आप लोगों पर भी कटाक्ष है, क्योंकि आप लोगों ने भी फैसला नहीं लिया है, इधर रहेंगे उधर रहेंगे। देखिए, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि मणिपुर की घटना शर्मसार करने वाली थी और इस पे चर्चा होनी चाहिए, और डेली पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, बिल आ रहे हैं और हम भी बिलों पे बोल रहे हैं, और वो हाँ की संख्या कितनी, ना की संख्या कितनी, 4 MP 5 MP बुलवा करके पास होते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो विपक्ष की हमारे साथी जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उनको भी देश हित और जनहित और किसान हित में चर्चा में जरूर भाग लेना चाहिए और सब चीजों को बिल्कुल साफ करना चाहिए। राजस्थान पे भी चर्चा होनी चाहिए, हरियाणा पे भी चर्चा होनी चाहिए, मध्य प्रदेश पे भी चर्चा होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ पे भी चर्चा होनी चाहिए, और देश और जनहित में पूरा वर्ल्ड इस समय हमारे देश की तरफ देख रहा है। पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर दलगत राजनीति से उठकर देश हित और जनता के हित में सारे काम सरकार को और विपक्ष में खासकर कांग्रेस को करना चाहिए। आगे कौन लिप्त है दलगत राजनीति? सामने है, आज तक पे कम से कम 20 दिन से चल रहा है। कांग्रेस कहती है सरकार नहीं चलने देती सदन, और भाजपा कहती है विपक्ष कांग्रेस नहीं चलने देती।
दोनों के लोग प्रवक्ता खड़े हैं, कौन सा नहीं चलने देता। हम तो चलना चाहते हैं और सदन चल रहा है और हम चर्चा कर रहे हैं। दोनों सामने, दोनों से पूछ लो। ठीक है, अब अखिलेश जी आपके पास आते हुए उनकी बातों पर भी जवाब दीजिए। और किरण रिजिजू की ओर से उन्होंने अपनी बात रखी है कि मणिपुर में मौजूदा जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसकी सीधी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। समय रहते आप लोगों की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए, मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया गया, इस वजह से इस तरह की स्थिति बनी। और 2014 के बाद उग्रवादी संगठनों का कैसे खात्मा हुआ है, वहां पर शांति बहाली की कोशिशों में कैसे रफ्तार मिली है, इसका भी जिक्र वो संसद में करते हुए नजर आए। आज की हिंसा रोक नहीं पा रहे हैं महीनों से, विभत्स तरीके से महिलाओं के साथ हर घिनौने कृत्य हो रहे हैं और वो बता रहे हैं कि पुराने जमाने की जिम्मेदारी तुम्हें मिली है। बोलते थे डबल इंजन दो, तो डबल इंजन क्या कर रहा है? वहां पे दंगे करा रहा है, वहां पे अत्याचार करा रहा है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी अमृतकाल का जिक्र नहीं करते हैं। यही अमृतकाल दे रखा है इस देश को कि कहीं कोई महिलाएं, बच्चे, समाज सुरक्षित नहीं है, सिर्फ बांटो और राज करो। मलूक नागर जी राजस्थान याद दिला रहे हैं आपको। सब कोई, सबकी जहाँ पे भी हो, किसी की तुलना मणिपुर से नहीं हो सकती है। वहाँ पर अस्त्र इतने अधिक आ गए हैं लोगों के हाथों में। किस तरह से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ रहे हैं, वहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। बात करेंगे, जिम्मेदारी इनकी है, बताएंगे इतिहास भूगोल करके। देखिए, तो आपने बड़ी लकीर खींची होती तो फिर आप लोग एग्जाम्पल दे पाते। अगर आपकी भी सरकार में मणिपुर में ऐसे हालात थे और उस समय गृह मंत्री भी नहीं गए थे, ये लोग बार बार गिनाते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री गए थे, प्रधानमंत्री गृह मंत्री गए थे, सब कुछ संभाला था हमने। जिम्मेदारी इनकी है तो दोषारोपण पूर्वतों पे दोषारोपण, ये कौन सा तर्क है भाई? बड़ा अजीब सा, बड़ा हल्का तर्क होता है। आप तो बोलते थे ना डबल इंजन दो, डबल इंजन किस लिए? हत्या कराने के लिए। जल्दी से एक लाइन में क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। डबल इंजन के कारण ही रुका है। ये चीन के चंदेबाज जो हिंसा फैलाना चाहते हैं, वहाँ की इनका फेलियर सरकार, इनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। सरकार जिन्होंने सिखों का नरसंहार किया, जिन्होंने मराठियों का नरसंहार किया, जिन्होंने हिंदुओं का नरसंहार किया, इसीलिए उनकी जीभें मणिपुर पा रही है। हिंसा नहीं रुक रही है। मणिपुर में जो है चीन में तो रोज कर नहीं पा रहे। चीन में तो पैसे इनका जीभ लपलपा रही है, हथियारों की जीभ कितना पैसा लपलपा रही है। तू मैंने की ये पॉलिटिक्स सदन के अंदर और सदन के बाहर भी चलती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल और कम से कम एक अच्छी और बड़ी तस्वीर दिखाई दे रही है कि शांति से सदन के भीतर चर्चा तो हो रही है। तमाम मुद्दों पर ही सही पक्ष विपक्ष के सांसदों की ओर से कम अपनी बात रखी जा रही है, क्योंकि हर बार यही तस्वीर देखने को मिलती थी। संसद में जैसे ही कार्रवाई शुरू होती थी, तुरंत वहां पर हंगामे की भीड़ चढ़ता हुआ संसद भवन हमें नजर आता था। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के जरिए किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, मकसद में क्या विपक्षी इंडिया को मिलेगी कामयाबी या फिर सत्ता पक्ष बाजी मार ले जाएगा, इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। नजर इस बात पर भी कि राहुल गांधी जब मणिपुर के मुद्दे पर सदन में बोलेंगे तो उनकी ओर से क्या कहा जाता है और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से क्या दिया जाता है जवाब। बड़ी कवरेज आज तक पर लगातार जारी रहेगी।